सास बीमार थी और बेटी की मौत के बाद दामाद उसकी देखभाल कर रहा था। इसके बाद एक चौंकाने वाले रहस्य ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। शरद ऋतु की देर शाम थी। दिल्ली की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पुराने भूरे छज्जे पर पीले पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। दो नई बनी ऊंची इमारतों के बीच फंसे एक छोटे से घर में रसोई से एक उदास टिमटिमाती रोशनी बाहर आ रही थी। रोहन ने पूजा घर में चुपचाप दिया जलाया। उसकी पत्नी प्रिया की शादी की तस्वीर अभी भी नई लग रही थी, जिसके सामने एक अगरबत्ती और पानी का ग्लास रखा था। आज उसे हमेशा के लिए गए पूरे 39 दिन हो गए थे। प्रिया की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी, जब वो स्कूल से पढ़ाकर लौट रही थी। एक बाइक ने उसे पीछे से जोर से टक्कर मार दी थी। वो एक शब्द भी नहीं कह पाई जब तक लोग पहुंचे। वो बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी वो बैग कसकर पकड़ा हुआ था जिसमें उसके पढ़ाने के नोट्स थे। बैग में प्रेगनेंसी टेस्ट की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें लिखा था 12वां हफ्ता। प्रिया की मौत न केवल उसकी जान ले गई बल्कि इस घर की रोशनी भी छीन ले गई। लता जी, रोहन की सास, जब से ये खबर सुनी थी लगभग टूट चुकी थी। उन्हें पहले से ही दिल की हल्की बीमारी थी, लेकिन बेटी को खोने के सदमे ने उन्हें बेजान कर दिया था। वो न खाना खाती न दवा लेती, रात भर जागती रहती और उनके आंसुओं से तकिया भीग जाता। 23 साल का रोहन उनका इकलौता दामाद था जो अचानक उनका आखिरी सहारा बन गया था। दिल टूटने के बावजूद उसने खुद को संभाला, अपने आंसू रोके ताकि सब कुछ ठीक से कर सके। प्रिया के अंतिम संस्कार में उसने सफेद कपड़े पहने थे और कांपते हाथों से एक एक अगरबत्ती जलाई थी। उसने खुद को टूटने नहीं दिया क्योंकि वो जानता था कि लता जी को उस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 39 दिन के बाद रोहन ने अपना सामान बांधा, बिना वेतन की छुट्टी ली और अपनी सास के घर में ही रहने चला गया। कई लोग हैरान होकर पूछते, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? एक जवान दामाद का अपनी सास के साथ रहना अजीब लगता है। वो बस धीरे से मुस्कुराकर जवाब देता, उनकी बेटी तो चली गई, अब अगर मैं भी चला गया तो वो किसके सहारे जिएंगी? उस दिन से उस छोटी सी कॉलोनी के लोग सुबह सुबह रोहन को बाजार जाते, खिचड़ी बनाते और दवा लाते देखते। वो चुपचाप कपड़े धोता, घर साफ करता और बर्तन मांजता। लता जी बिस्तर पर लेटी अपनी धंसी हुई आंखों से अपने दामाद को रसोई में काम करते देखती और उनका दिल उलझन में पड़ जाता। शुरुआत में उन्होंने हर चीज के लिए मना किया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अभी जवान हो, जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन रोहन ने बस धीरे से अपना सिर हिलाया, उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा मां, मैं इस पूरी जिंदगी आपका और प्रिया का कर्जदार रहूंगा। और उस दिन से उस छोटे से घर में हंसी तो नहीं थी, लेकिन अब वो ठंडा भी नहीं था, क्योंकि दो लोग, एक बूढ़ी और कमजोर और एक जवान और अकेला, चुपचाप एक दूसरे का सहारा बनने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि देखभाल के उन्हीं दिनों में एक वर्जित भावना धीरे धीरे पनप रही थी। एक ऐसा रहस्य जो अगर सामने आ जाता तो पूरे इलाके में हलचल मच जाती और पूरा परिवार हिल जाता। जिस पहली सुबह रोहन अपनी सास के साथ रहने आया, घर बिल्कुल सूना था। केवल बाहर आंगन में सुपारी के पेड़ से हवा के सरसराने की आवाज आ रही थी। प्रिया का कमरा लता जी ने वैसा ही रखा था जैसा उनकी बेटी के जिंदा रहते हुए था। तकिए पर अभी भी सिर का निशान था। मेज पर रखी छोटी परफ्यूम की शीशी से अभी भी हल्की खुशबू आ रही थी। खिड़की का पर्दा, जिसे प्रिया ने खुद सिला था, अभी भी लटका हुआ था, जैसे किसी अधूरे दर्द को छिपा रहा हो। रोहन दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ा रहा। उसकी आंखें खाली जगह को घूर रही थीं। वो कमरा कभी नए शादीशुदा जोड़े का छोटा सा घर हुआ करता था। अब सब कुछ वहीं था, बस उस लड़की की कमी थी जो हर सुबह उसे पीछे से गले लगाकर फुसफुसाती, उठो जी, देर हो रही है। वो अंदर गया, इतने धीरे से जैसे प्रिया की नींद में खलल पड़ने का डर हो। हालांकि वो जानता था कि वो अब नहीं रही। ड्रेसिंग टेबल पर प्रिया की पसंदीदा नारंगी भूरे रंग की लिपस्टिक का ढक्कन अभी भी खुला था। उसने उसे उठाया, उसके हाथ कांपे और फिर उसे नीचे रख दिया।
आईने में एक जवान आदमी का अक्स दिख रहा था, जिसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। रसोई में लता जी सफेद खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रही थीं। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद उन्हें सांस लेने के लिए मेज का किनारा पकड़ना पड़ा। रोहन उनके पास आया, धीरे से उनका हाथ पकड़ा। मां, मैं बना देता हूं, आप आराम करें। उन्होंने उसका हाथ हटा दिया। उनकी आवाज भारी थी। मैं अभी जिंदा हूं, मुझे करने दो। कहीं लोग ये न कहने लगें कि दामाद ने सास का हक भी छीन लिया। ये बात एक चाकू की तरह उसके दिल में चुभ गई। रोहन चुप रहा, कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप सब्जियां धोने लगा, प्याज काटने लगा और पानी गर्म करने लगा। लता जी एक कुर्सी पर बैठ गईं। अपने जवान दामाद को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू कब बह निकले उन्हें पता ही नहीं चला। पड़ोसन का देवर गेट के पास से गुजरा और मजाक में बोला, ये रोहन तो अपनी पत्नी से ज्यादा अपने सास की देखभाल करता है। लता जी ने बेमन से मुस्कुराया। रोहन भी मुस्कुराया, लेकिन दोनों के दिलों में एक चुभन सी हुई। उस रात सब कुछ समेटने के बाद रोहन सामने की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके हाथ में प्रिया की शादी की तस्वीर थी। वो फुसफुसाया, प्रिया, मां बहुत कमजोर हो गई हैं। तुम अब नहीं हो क्या मैं तुम्हारी जगह उनकी देखभाल कर सकता हूं? पीछे लता जी दरवाजे के सहारे खड़ी थीं, एक एक शब्द साफ सुन रही थीं। उन्होंने अपने होंठ भींच लिए और अपनी शॉल कस कर पकड़ ली। कुछ नहीं कहा। वो चिल्लाना चाहती थीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरी बेटी की जगह लेने के लिए। लेकिन उनका गला रुंध गया, एक शब्द भी नहीं निकला। रात हो गई। छोटा सा घर खामोश था। घड़ी की टिक टिक की आवाज जैसे याद दिला रही थी कि एक अस्पष्ट रिश्ते में हर पल बीत रहा है जिसका कोई नाम नहीं था। एक भावना जो अभी अभी पनपी थी, जो दर्दनाक भी थी, जो हर देखभाल भरी नजर के पीछे, हर खिचड़ी के कटोरे के पीछे, हर अनजाने या जानबूझकर पकड़े गए हाथ के पीछे छिपी हुई थी। लताजी और रोहन दोनों नहीं जानते थे कि ये भावना कहां जा रही है, लेकिन वे जानते थे कि आज से ये घर खाली नहीं था। लेकिन उनके दिल एक अलग तरीके से खाली होने लगे थे। अपनी सास के साथ रहने के शुरुआती दिनों में रोहन बहुत सुबह उठ जाता था। दिल्ली में अभी भी धुंध छाई रहती थी और वो चावल धोने, मांस काटने, सब्जियां उबालने और गर्म पानी करने में लग जाता। उसका हर काम सलीके से और सावधानी से होता, जैसे उसे डर हो कि वो उस नाजुक चीज को तोड़ देगा जो उस छोटे से घर को घेरे हुए थी। लता जी अक्सर बिस्तर पर चुपचाप लेटी रहतीं, आंखें बंद होतीं, लेकिन वो कभी गहरी नींद नहीं सो पाती थीं। वो रसोई में रोहन के कदमों की आहट, बर्तन के किनारे से चम्मच टकराने की आवाज और पानी के उबलने की आवाज साफ सुन सकती थीं। ये आवाजें अब उन्हें परेशान नहीं करती थीं, बल्कि उन्हें एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास कराती थीं। एक ऐसा एहसास जो प्रिया के जाने के बाद उन्हें लगा था कि हमेशा के लिए खो गया है। एक सुबह जब रोहन खिचड़ी का कटोरा लेकर कमरे में आया, तो लता जी पहले से ही बैठी हुई थीं। उनकी आंखों में पहले जैसी उदासी नहीं थी। उन्होंने रोहन के हाथ से खिचड़ी का कटोरा लिया, धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गईं। रोहन बिस्तर के पास एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया। चम्मच से धीरे धीरे हिलाते हुए धीमी आवाज में बोला, मां, खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। मैंने पेट को गर्म रखने के लिए थोड़ा अदरक भी डाला है। उन्होंने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें अचानक झुक गईं। तुमने अदरक वाली खिचड़ी बनाना कब सीखा? रोहन मुस्कुराया। जब प्रिया पिछले साल की शुरुआत में बीमार पड़ी थी, तब मुझे कुछ नहीं आता था। बस इंटरनेट पर अदरक वाली खिचड़ी बनाने का तरीका खोजा था। प्रिया ने एक बड़ा कटोरा खाया और पूरी रात सोई। यह कहते ही माहौल भारी हो गया। खिड़की की दरार से ठंडी नम हवा अंदर आई। दोनों चुप हो गए। हर कोई अपनी यादों में खो गया। किसी ने भी उस लड़की का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की जो अब नहीं रही। नाश्ते के बाद रोहन झाड़ू लेकर आंगन साफ करने लगा। लता जी बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थीं। एक पतली शॉल ओढ़े उसे आंगन में झुके हुए देख रही थीं। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर रोहन के चेहरे पर पड़ रही थी।
जिससे वो एक पल के लिए चौंक गईं। वो दांग, वो आंखें अचानक उनके दिल में क्यों चुभन पैदा कर रही थीं? उन्होंने अपना सिर हिलाया, खुद को कोसा। बुढ़ापे में ये सब क्या फालतू सोच रही हूं? रोहन ने ऊपर देखा तो पाया कि वो उसे देख रही हैं। वो धीरे से मुस्कुराया। मां, अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? लता जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें कहीं और देखने लगीं। उनकी आवाज धीमी हो गई। जब से तुम आए हो, मैं बेहतर महसूस कर रही हूं। रोहन वहीं खड़ा रह गया। ये वाक्य उन दिलासा देने वाले या औपचारिक शब्दों जैसा नहीं था जो वे दोनों दूरी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सच्चा और करीब था। उस शाम तेज बारिश हुई, घर की बिजली चली गई और पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। रोहन ने मोमबत्ती जलाई और उनके कमरे में एक गिलास गर्म पानी लेकर आया। जब वो मुड़ने वाला था तो लता जी ने अचानक उसे बुलाया। रोहन मुड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। लता जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से उसकी कलाई पकड़कर फुसफुसाई, मुझे अकेला मत छोड़ना। प्रिया के जाने के बाद पहली बार रोहन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया, शायद वो अब सही मायने में दामाद नहीं था, लेकिन वो अजनबी भी नहीं था। उस हाथ में जो उसे पकड़े हुए था, उसमें अकेलापन और एक ऐसी भावना दोनों थी जिसे वे दोनों अभी नाम देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। पुरानी खपरेल की छत पर उदास धुन बजा रही थी और छोटा सा घर एक मोमबत्ती की लौ से रोशन हो गया। एक ऐसे रिश्ते में जो धीरे धीरे जल रहा था, चुपचाप और दर्द से भरा हुआ। उस रात बारिश देर तक होती रही। छोटे से घर में पूजा घर की मेज पर केवल एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी थी। रोहन ने रसोई के दरवाजे के पास बाहरी कमरे में एक पतला गद्दा बिछाया और लेट गया। बारिश की टिप टिप की आवाज खिड़की की दरारों से आती हवा की सीटी के साथ मिल रही थी। वो करवटें बदल रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। अंदर के कमरे में लता जी भी सो नहीं पा रही थीं। उनके हाथ चादर के किनारे को सहला रहे थे। उनका मन बेचैन था। हाल के दिनों में उन्हें अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्हें रसोई में रोहन के कदमों की आहट की आदत हो गई थी। उसे सब्जी छीलते हुए देखने की आदत हो गई थी। हर सुबह बिस्तर के पास रखे जाने वाले गर्म पानी के गिलास की गर्माहट की आदत हो गई थी। लेकिन ये अपनापन एक दामाद जैसा नहीं था। ये नरम था, गर्म था और उन्हें डराता था। वो एक मजबूत महिला थीं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी पर निर्भर नहीं रहीं। पति जल्दी गुजर गए, उन्होंने अकेले ही प्रिया को पाला और जब बेटी की शादी हुई तो उन्होंने सोचा कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब कुछ बिखर गया। बाहर अचानक एक गरज सुनाई दी। वो चौंक गईं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ घंटों के बाद बिजली वापस आ गई। सफेद रोशनी दरवाजे की दरार से छनकर बाहरी कमरे में पड़ रही थी। जहां रोहन पीठ करके लेटा हुआ था, वो बाहर निकली, हाथ में एक पुराना बिना धुला गिलास लिए। उन्होंने देखा कि रोहन अभी भी जागा हुआ है। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। तुम सोए नहीं? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। रोहन मुड़कर बैठ गया। बारिश बहुत तेज है। नींद नहीं आ रही? मैं भी। दोनों दरवाजे के बीच खड़े होकर एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे में वापस चली गईं, लेकिन उनके कदम धीमे थे, जैसे वो कुछ ऐसा रोकना चाहती हों जो चुपचाप बह रहा था। रोहन वहीं बैठा रहा। लता जी की आंखों में जो भाव था वो उसे समझ नहीं पा रहा था। वो एक मां की नजर नहीं थी, लेकिन वो एक औरत की नजर भी नहीं थी जो एक मर्द को देखती है। ये अस्पष्ट था, लेकिन उसके दिल को किसी ने निचोड़ दिया हो ऐसा महसूस हो रहा था। अगली सुबह कई दिनों की ठंडी बारिश के बाद आसमान साफ था। सूरज की रोशनी दरवाजे की दरार से छन कर आ रही थी, जिससे सब कुछ थोड़ा उज्जवल लग रहा था। लता जी बरामदे में बैठकर रोहन के धोए हुए साफ कपड़े तह कर रही थीं। सफेद शर्ट जो रोहन अक्सर काम पर पहनता था, उसे उन्होंने सामान्य से अधिक देर तक पकड़ा। उन्होंने उसे सूंघा। साबुन की हल्की खुशबू अभी भी बाकी थी, जिसमें एक जवान आदमी के शरीर की गंध मिली हुई थी। उनका दिल हल्के से धड़क उठा। एक विचार कौंधा।
अगर रोहन उनका दामाद न होता तो क्या? उन्होंने खुद को डांटा कि वो पागल हो गई हैं, लेकिन ये भावना उनके सीने में लगातार बनी रही। उसी समय रोहन बाजार से हाथ में सब्जियों का थैला लिए लौटा। जैसे ही उसने गेट में कदम रखा, उसने देखा कि वो उसकी शर्ट तह कर रही हैं। उनकी आंखें कहीं और थीं। उसने धीरे से पुकारा, मां। लता जी चौंक गईं। जल्दी से शर्ट नीचे रख दी। उनका चेहरा ऐसे घबराया हुआ था जैसे किसी को गलत काम करते हुए पकड़ लिया गया हो। दोनों ने एक दूसरे को अजीब तरह से देखा और फिर चुपचाप मुड़ गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिलों में वे दोनों समझ गए थे कि कुछ चुपचाप रिश्ते की सीमाओं को पार कर रहा है। और उस दिन से लता जी की रोहन को देखने की नजर पहले जैसी नहीं रही। हर बार जब रोहन उनके हाथ को छूता, उनकी आंखें हल्के से झुक जातीं। हर बार जब वो मुस्कुराता, वो जल्दी से मुड़ जाती, जैसे डरती हों कि कोई देख लेगा। वो खुद ही कांप रही थीं। उस दिन से रोहन और लता जी के बीच एक अजीब सा माहौल बना रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा और न ही किसी ने स्वीकार किया, लेकिन हर नजर, हर इशारा एक नाजुक सीमा को छू रहा था, जो एक बाल से भी पतली थी। लता जी रोहन के कदमों की आहट पर अधिक ध्यान देने लगीं। हर सुबह रसोई में पानी बहने की आवाज सुनकर वो आदतन मुस्कुरा देतीं। हर रात जब दरवाजे पर ताला लगने की आवाज सुनतीं, तभी वो चैन से बिस्तर पर लेट पातीं। कभी कभी वो खुद से पूछतीं, अगर एक दिन ये कदमों की आहट गायब हो गई तो वो कैसे जिएंगी? एक दोपहर बारिश के बाद आंगन में अभी भी पानी जमा था। लता जी कपड़े लेने के लिए बाहर जाने वाली थीं कि उनका पैर फिसल गया। रोहन रसोई से दौड़कर आया और उन्हें पकड़ लिया। उसकी बाहें उनकी कमर के चारों ओर कस गईं। उनकी आंखें इतनी करीब आ गईं कि उनकी सांसें एक हो गईं। वो स्तब्ध रह गईं। रोहन भी स्तब्ध रह गया, लेकिन किसी ने हाथ नहीं हटाया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने झिझकते हुए उसका हाथ हटाया, उसकी नजरों से बचते हुए अपना चेहरा मोड़ लिया। मैं ठीक हूं। रोहन ने उन्हें जाते हुए देखा, चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक कंपकपी थी। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो खुद नहीं जानता था कि उसने कब सीमा पार कर ली थी। उस रात उन्होंने चुपचाप खाना खाया। रोहन सूप परोस रहा था कि उसका हाथ गलती से उनके हाथ से छू गया। वो चौंक गईं, लेकिन इस बार उन्होंने तुरंत अपना हाथ नहीं हटाया। उनकी आंखें एक सेकंड के लिए मिलीं, फिर दोनों ने अपना चेहरा मोड़ लिया, लेकिन उनके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। रात हो गई। फिर से हल्की बूंदाबांदी होने लगी। रोहन बरामदे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, उसका मन उलझा हुआ था। उसने प्रिया के बारे में सोचा, वो पत्नी जिसके साथ बस एक साधारण शादी हुई थी, जिसके साथ वो 1 साल भी ठीक से नहीं रह पाया था। उसने प्रिया से प्यार किया था, उसे सच में चाहा था, लेकिन जो भावना अब उसके दिल में जाग रही थी, एक ऐसी महिला के लिए जो उससे 30 साल से भी ज्यादा बड़ी थी, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। एक सास जिसने कभी प्रिया की जगह उसे अपना बेटा माना था। एक ऐसी महिला जो कभी उसे डांटती थी, अब चुपचाप उसे हर बार खांसने के बाद उसके बाल सुखाने देती थी। एक अकेली महिला जो अपने आंसू तकिए में छिपाती थी, केवल तब रोती थी जब उसे लगता था कि उसके पास कोई नहीं है। अब उसके दिल को सिर्फ दया की वजह से नहीं, बल्कि सच में उसकी रक्षा करने की इच्छा से जकड़ रही थी। लता जी पूरी रात करवटें बदलती रहीं। उनके हाथ अभी भी उस जगह को महसूस कर रहे थे जहां रोहन ने उन्हें पकड़ा था, गर्म, मजबूत और मर्दाना। वो खुद से डर रही थीं। वो अब जवान नहीं थीं, उन्हें इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन उनका दिल जो इतने सालों से सभी स्त्री भावनाओं को दफन कर चुका था, अब उस एक छोटे से आलिंगन से कांप रहा था। अगली सुबह शारदा जी, जो बगल की पड़ोसी थीं, आधा कटोरा नमक वाली मछली लेकर आईं और शरारती मुस्कान के साथ बोली, अरे दामाद को सास की देखभाल करते देखकर इस बुढ़िया का दिल भी गर्म हो जाता है। आजकल ऐसे दामाद कहाँ मिलते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने एक नजर चारों ओर घुमाई और धीमी आवाज में कहा, लेकिन 2 लोगों का इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, लोगों की बातों से सावधान रहना होगा।
लता जी रुक गईं। उनके हाथ में पानी का गिलास लगभग गिर गया। रोहन भी वहीं खड़ा रह गया। हालांकि यह सिर्फ एक सामाजिक टिप्पणी थी, लेकिन यह सबसे दुखती रग पर चुभ गई थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पहली बार इस रिश्ते में दोनों को डर लगने लगा। लोगों की नजरों का डर, अपने दिलों में बढ़ती भावना का डर। जब से शारदा जी ने ताना मारा था, छोटे से घर में एक अलग तरह का माहौल छा गया था। रोहन और लता जी अभी भी एक ही मेज पर खाते थे, 2 कमरों में सोते थे, जिनके बीच एक लकड़ी का दरवाजा था। लेकिन जब भी उनकी नजरें गलती से मिलती, दोनों जल्दी से मुड़ जाते, जैसे कि वो नजर एक वर्जित बात को उजागर कर रही हो। रोहन कम मुस्कुराने लगा। लता जी भी पहले की तरह सख्त नहीं रहीं, लेकिन उनके दिलों में ऐसे सवाल थे जिन्हें कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं ये क्या कर रहा हूं? क्या ये गलत है या ये सिर्फ अकेलेपन की वजह से है? उस दोपहर बारिश नहीं हुई। सूरज की रोशनी ईंटों के आंगन पर पीली पड़ रही थी। रोहन बरामदे में एक कुर्सी लेकर बैठा, एक पुरानी शर्ट सिलते हुए पत्तों को गिरते देख रहा था। लता जी सीढ़ियों पर बैठी थीं, हाथ ठुड्डी पर रखे, आंखें दूर तक देख रही थीं। तुम काम पर वापस कब जाने की सोच रहे हो? उन्होंने धीरे से पूछा, जैसे कोई सामान्य सवाल हो। रोहन ने धीरे से जवाब दिया, अभी नहीं जा सकता मां, मैं आपको अकेले घर पर छोड़ने में सहज नहीं हूं। उन्होंने उदासी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम दोबारा शादी करने की सोच रहे हो? अभी तक नहीं सोचा। सन्नाटा छा गया। केवल हवा के साथ सूखी पत्तियों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। 1 मिनट बाद रोहन ने उनकी तरफ देखे बिना कहा, क्योंकि मेरा दिल अभी एक नई शुरुआत के लिए तैयार नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई और आपके पास रहे। लता जी ने रोहन की ओर मुड़कर देखा। उस समय उसका चेहरा शांत और बेचैन दोनों था। वो अब प्रिया से शादी के समय का दुबला पतला घबराया हुआ दामाद नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो एक ऐसी भावना को गले लगा रहा था जिसकी इजाजत नहीं थी। उन्होंने गला साफ किया और खड़ी हो गईं। ऐसी बातें मत कहो, अगर बाहर वाले सुनेंगे तो अच्छा नहीं होगा। रोहन ने ऊपर देखा। आप भी जानती हैं मां कि हम अपने दिलों में क्या छिपा रहे हैं। वो स्तब्ध रह गईं, उनका दिल सिकुड़ गया। दरवाजे के किनारे को पकड़े हुए उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो उसे डांटना चाहती थीं, सब कुछ नकारना चाहती थीं, लेकिन उनका गला रोंद गया। रोहन के शब्द सीधे उनके दिल पर लगे थे। उस रात लता जी बहुत देर तक सो नहीं पाईं। यादें टुकड़ों में वापस आ रही थीं। रोहन का चुपचाप कपड़े तह करना, थकने पर उनके पैर दबाना, जब वो लगभग गिर गई थीं तो उसका उन्हें पकड़ना, पतली चादर के माध्यम से उसका हाथ कसकर पकड़ना। हर पल इतना सच्चा और गर्म था कि वो स्वीकार करना चाहती थीं कि वो हिल गई थीं। लेकिन तुरंत बाद प्रिया की आवाज उनके दिमाग में गूंजने लगी, मां, मैं रोहन से शादी करके बहुत खुश हूं। उन्होंने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया, होंठ कसकर भींच लिए ताकि सिसकी न निकल जाए। उसी समय रोहन आंगन में बैठकर इतने दिनों बाद पहली सिगरेट जला रहा था। जब प्रिया जिंदा थी तो उसने कभी सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन इस समय उसके दिल में जो उथल पुथल थी, उससे उसका दम घुट रहा था। क्या वो लता जी से प्यार करता है या ये कृतज्ञता है जो भावना में बदल गई है, या ये सिर्फ अकेलापन है जो 2 आत्माओं को करीब ले आया है? वो नहीं जानता था, लेकिन एक बात वो निश्चित रूप से जानता था, जब वो उनसे दूर जाने के बारे में सोचता तो उसका दिल सच में दुखता था। उस रात कोई नहीं सोया। 2 लोग, 2 कमरे, भावनाओं के एक अनकहे जाल में फंसे हुए, सवालों के बीच जो उनके दिलों को छेद रहे थे। जितनी खामोशी उतना दर्द, जितना इनकार उतना स्पष्ट। और वे दोनों समझ गए थे कि वो पतली सीमा अब और नहीं टिकने वाली थी। उस दिन मौसम अजीब तरह से उदास था। हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई थी। घर के पीछे बांस के झुरमुटों से तेज हवा चल रही थी। रोहन अभी अभी अस्पताल से लौटा था। हाथ में दिल की दवाओं का एक थैला और लता जी के लिए थोड़ी गर्म खिचड़ी थी। पिछले कुछ दिनों से उन्हें बहुत खांसी हो रही थी। वो थकी हुई और पीली दिख रही थीं, लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर साफ सफाई करने की कोशिश करती थीं, ताकि निर्भर न रहना पड़े।
जब वो कमरे में घुसा तो उसने देखा कि वो दीवार की ओर मुंह करके लेटी हुई हैं। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। उसने सोचा कि वो सो रही हैं। खिचड़ी का थैला नीचे रखकर चुपचाप बाहर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने उनकी धीमी आवाज सुनी, रोहन। वो वापस मुड़ा। वो अभी भी लेटी हुई थी, लेकिन उनकी आवाज रुंधी हुई थी। क्या हुआ मां? क्या आप बहुत थक गई हैं? वो तेजी से उनके पास गया। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। थकी नहीं हूं, बस मैंने अभी प्रिया को सपने में देखा। रोहन बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसकी आंखें नरम हो गईं। क्या देखा आपने? वो दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी, कुछ नहीं कहा और फिर मुड़कर चली गई। कमरा खामोश हो गया। एक लंबा दम घोटने वाला सन्नाटा। लता जी ने अपना चेहरा घुमाया। उनके गालों पर अभी भी आंसू थे। पहली बार रोहन ने उन्हें इतना कमजोर होकर रोते देखा था। वो अब एक मजबूत मां नहीं थीं, बल्कि एक कमजोर महिला थीं, जो एक ऐसे नुकसान को गले लगाए हुए थीं जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। वो खुद को रोक नहीं पाया। धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उनके गालों से आंसू पोंछे। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको दुख पहुंचा है। तो मुझे माफ कर दीजिए। लता जी ने उसे देखा, एक ऐसी गहरी नजर से कि उसका दिल रुक गया। ये अब सास और दामाद की नजर नहीं थी, बल्कि एक महिला की नजर थी जो अपने पास बैठे पुरुष को देख रही थी, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सहारे की जरूरत हो। उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और रोहन के हाथ पर रख दिया, जो उनके गाल को छू रहा था। उनका हाथ बर्फीला था, लेकिन उस एहसास ने रोहन को कंपा दिया। पता नहीं डर की वजह से या क्योंकि भावनाएं अब तर्क के नियंत्रण में नहीं थीं। उन्होंने एक दूसरे को इतनी देर तक देखा कि उनकी नजरें बंद गईं, और फिर जैसे एक सहज वृत्ति, जैसे दो टूटी हुई आत्माओं का समर्पण, रोहन धीरे से झुका और उनके माथे पर एक हल्का धीमा चुंबन दिया। लेकिन उन्होंने उसे नहीं हटाया, न ही कुछ कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, सहमति के लिए नहीं, बल्कि खुद को माफ करने के लिए। एक सेकंड बाद दोनों चौंक गए। रोहन पीछे हट गया, खड़ा हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया। लता जी ने अपना चेहरा मोड़ लिया। उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। इस बार यह स्पष्ट नहीं था कि यह दर्द के कारण था, अपराध बोध के कारण, या बहुत देर से मिले प्यार के एहसास के कारण। मां, मैं... वो हकलाया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। बाहर जाओ, उन्होंने भारी आवाज में कहा। मुझे माफ कर दीजिए। वो मुड़कर तेजी से बाहर चला गया। उसके हाथ कसकर बंधे थे। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लता जी फूट फूट कर रोने लगीं। अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। बुखार में कांपते हुए व्यक्ति की तरह कांप रही थीं। अपनी जिंदगी में पहली बार वो खुद से डर रही थीं। अपनी जिंदगी में पहली बार रोहन ने खुद को नियंत्रण खोते हुए पाया, और पहली बार दोनों समझ गए थे कि वो भावना अब रिश्ते के दायरे में नहीं रही। उस रात सीमा पार करने वाले स्पर्श के बाद छोटा सा घर सिकुड़ गया था। रोहन और लता जी दोनों पूरी रात जागते रहे, लेकिन किसी ने भी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह मौसम ठंडा था। छत पर हल्की ओस पड़ी थी। लता जी सामान्य से पहले उठीं। अपने कांपते हाथों से खुद खिचड़ी बनाने लगीं। रोहन कमरे से बाहर निकला। देखा कि वो पहले से ही बरामदे में बैठी हैं। उनका चेहरा आंगन की ओर था, जैसे जानबूझकर उससे पीठ फेर रही हों। मैं बना देता, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? उसने पूछा। वो मुड़ी नहीं, बस संक्षेप में जवाब दिया, मैं अभी भी अपना ख्याल रख सकती हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम शब्द ने रोहन को चौंका दिया। लता जी ने पहले कभी इस तरह से बात नहीं की थी। वो चुपचाप रसोई में गया। देखा कि खिचड़ी अभी भी उबल रही है। उसने चम्मच उठाने की कोशिश की तो वो अंदर आ गईं और धीरे से उसे खींच लिया। मैंने कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है। अब रोहन को एहसास हुआ कि वो उससे पूरी तरह बच रही थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, उनकी आवाज सूखी थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो उन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार बनाने की कोशिश कर रही थीं, जिन्होंने चुपचाप मानदंडों को पार कर लिया था।
पूरी सुबह किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। रोहन ने सफाई खत्म की और दवा लेने के लिए अस्पताल चला गया। रास्ते में उसका दिमाग उलझा हुआ था। उसे याद था कि उसके होठों ने उनकी ठंडी त्वचा को कैसे छुआ था। यह स्पष्ट था कि उस समय उन्होंने उसे नहीं हटाया था। यह स्पष्ट था कि उनकी आंखों में जो भाव था वो सच्चा था। तो अब वो इतनी दूर क्यों थीं? शाम को जब वो लौटा तो उनके कमरे का दरवाजा बंद था। खाने की मेज पर एक छोटा सा कागज था। मैं थक गई हूं, तुम पहले खा लो। 1 हफ्ता बीत गया। वे एक ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। जो खाना बनाता वही खाता। एकमात्र बातचीत जो बची थी वो थी हर सुबह दरवाजा खुलने की आवाज और हर रात धीमे कदमों की आहट। लेकिन ये खामोशी ही रोहन के दिल को बेचैन कर रही थी। उसे उनकी याद आ रही थी, उनकी आंखों की, उनकी आवाज की, उस कांपते हुए हाथ की जो उसने उस दिन पकड़ा था। और जितना वो याद करता उतना ही उसे अपराध बोध होता। उस रात वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई जवाब नहीं आया। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कृपया मेरे साथ इतनी ठंडाई से पेश ना आए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने अंदर से कहा, हमें उस बात को दोबारा कभी नहीं दोहराना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, समझो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये नहीं मान सकता कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो उसकी आवाज रुंध गई। तो कल तुम यहां से चले जाओ। एक सूखा चाकू जैसा जवाब, दर्दनाक लेकिन स्पष्ट। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, मुड़कर चला गया। लेकिन वो जानता था कि लता जी अंदर रो रही थीं, खुद से नफरत करने के कारण रो रही थीं, क्योंकि वो उससे नफरत करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थीं। और उसी रात लता जी ने अलमारी का दराज खोला, प्रिया का पुराना शॉल निकाला, उसे कसकर गले लगा लिया जैसे माफी मांग रही हूं, जबकि रोहन बिस्तर पर सिकुड़ कर लेटा था। अपना चेहरा तकिए में छिपाए उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया था। आधा पछतावा से दुख रहा था, आधा याद से। वो महिला जो कभी उसकी सास थी, अब वो थी जो उसे हर रात जगाए रखती थी। वे एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना वे बचते उतना ही स्पष्ट होता जाता। गलती उनके कृत्य में नहीं थी, बल्कि इस तथ्य में थी कि वे अब इससे बाहर नहीं निकल सकते थे। अचानक से ठंड बढ़ गई। पूरी कॉलोनी ठंडी हो गई, हालांकि अभी सर्दियों की शुरुआत ही हुई थी। पुरानी छत पर हवा की तेज आवाजें घर के बरामदे तक ठंडक पहुंचा रही थीं। लता जी पिछले कुछ दिनों से कम खा रही थीं। लगभग कुछ चम्मच खिचड़ी ही खाती और फिर बेहोश पड़ी रहती। होंठ सूखे, हाथ ठंडे, त्वचा पीली। हर बार खांसने पर उनका पूरा शरीर कांप जाता। लेकिन वो अभी भी रोहन से मदद नहीं मांगती। खुद खिचड़ी बनाती, खुद दवा लेती और चुपचाप और जिद्दी तरीके से अस्पताल से अपनी रिपोर्ट लेने जाती। रोहन सब जानता था। वो देख रहा था कि वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। हर बार काम से लौटने पर दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें कमरे में बेहोश पड़े देखकर उसका गला रुंध जाता। लेकिन अगर तुम ये नहीं मान सकते कि ऐसा कभी नहीं हुआ तो चले जाओ कहने के बाद उसने फिर कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात जब वो बर्तन धो रहा था, उसने उनके कमरे में एक आवाज सुनी, एक छोटी सी धड़ाम की आवाज, और फिर खामोशी। वो अंदर दौड़ा। लता जी बिस्तर के किनारे फर्श पर पड़ी थीं, हाथ अभी भी छाती पर, आंखें बंद, चेहरा सफेद और माथे पर पसीना। माँ, क्या हुआ माँ? रोहन ने घबराकर उन्हें हिलाया। अब उसे उन बातों की परवाह नहीं थी। उसने उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया, तौलिए से उनका चेहरा पोंछा, तापमान मापा और आपातकालीन दिल की दवा दी। वो नहीं जानता था कि उसके हाथ डर से कांप रहे थे कि उन्हें कुछ हो जाएगा, या क्योंकि उस कमजोर शरीर को पकड़ते हुए उसका दिल एक बार फिर से दुख रहा था। लता जी ने अपनी आंखें खोलीं, उनकी आवाज टूटी हुई थी। मैं ठीक हूं, मैं बस चक्कर खा गई। माँ, कुछ मत कहिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये कहने के बाद उसने उनका हाथ पकड़ा, ठंडा और हड्डीदार, और उसे अपनी छाती पर दबाया। देख रही हैं आप, मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। कृपया मुझे चुप रहकर और मुझसे बचकर सजा मत दीजिए।
अगर आप मुझसे नफरत करती हैं तो मुझे डांटिए, इस तरह चुप मत रहिए। लता जी ने रोहन को देखा। उनकी आंखों में अब कुछ भी छिपा नहीं था। कमजोर भावनाएं, उथल पुथल। एक आंसू उनके गाल पर लुढ़क गया। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं डरती हूं। मैं खुद से डरती हूं। रोहन ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। मैं भी डरता हूं, लेकिन मैं और भी डरता हूं। अगर मैं कल सुबह उठूं और आपकी आवाज न सुनूं। उस पल उनके बीच की दूरी जैसे कभी थी ही नहीं। लता जी ने अपना हाथ उठाकर धीरे से रोहन के सिर को सहलाया। एक ऐसा स्पर्श जो अब एक सास का नहीं था, बल्कि एक प्यार करने वाली महिला का था। और फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे में गुंथे रहे, हटे नहीं। उस रात रोहन उनके पास पूरी रात बैठा रहा। वो उनकी नींद की रखवाली कर रहा था, जैसे वो अपने दिल में बचे हुए हिस्से की रखवाली कर रहा हो। कभी कभी बस उनकी हल्की सांस ही उसे शांत करने के लिए काफी होती थी। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, छत पर धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। कमरे में माहौल गर्म हो गया था। रोशनी या कंबल की वजह से नहीं, बल्कि दो कांपते दिलों की वजह से, जो एक ऐसी बात को स्वीकार कर रहे थे जिसे वे बहुत लंबे समय से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह लता जी उठी, देखा कि रोहन बिस्तर के किनारे सो गया है। उसका हाथ अभी भी उनके हाथ में है। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से उसके बालों को छुआ और फुसफुसाईं, काश हमारी जिंदगी में प्रिया कभी ना होती। ये वाक्य जैसे हवा के लिए था, लेकिन रोहन, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वो समझ गया था कि अब वे सास और दामाद के रूप में वापस नहीं जा सकते, चाहे वे चाहें या ना चाहें। जिस दिन लता जी बेहोश हुईं, रोहन ने काम पर जाना बंद कर दिया। उसने लंबी छुट्टी ले ली। घर पर रहकर उनकी हर खिचड़ी, हर गोली, हर रात का ख्याल रखने लगा। जो घर कभी ठंडा था, अब उसमें इंसानी गर्मी महसूस होने लगी थी, लेकिन इतनी गर्म कि बाहर वाले भी ध्यान देने लगे थे। शारदा जी, जो दीवार के दूसरी तरफ के पड़ोसी थीं, लंबे समय से लता जी के घर पर नजर रखे हुए थीं। जो अफवाहें उन्होंने पहले सुनी थीं, वे बेबुनियाद थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, उससे उन्हें यकीन हो गया कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक सुबह शारदा जी गेट के पास से गुजरी, गलती से दरार से अंदर झांका, देखा कि रोहन धीरे धीरे और प्यार से लता जी की पीठ सहला रहा है और वो उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी हैं। उनकी आंखें एक बच्चे की तरह बंद हैं। ये दृश्य एक हल्के झटके जैसा था। वो जल्दी से आगे बढ़ गईं, लेकिन उनके दिमाग में तुरंत उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया जो वो इतने समय से देख रही थीं। उस शाम कॉलोनी की कुछ बूढ़ी औरतें एक साथ बैठी थीं। शारदा जी ने बात शुरू की, मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन आजकल लता जी का घर भी बहुत अजीब लग रहा है। एक और महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ी, तुम्हारा मतलब उस रोहन से है? मैंने देखा है कि वो वहीं रहता है। पत्नी मर गई है, फिर भी वहीं रहना अजीब है। और तो और, वे दोनों एक साथ रहते हैं, खून का रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन देखने में। बात पूरी होने से पहले ही सबने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में बहुत कुछ था। उस रात रोहन आंगन में दवा सुखा रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी आया। वो रमेश काका थे, लता जी के देवर, जो गांव में रहते थे। सुना था कि किसी ने उन्हें फोन करके बुलाया था, इसलिए वो तुरंत दिल्ली आ गए थे, ये देखने के लिए कि सच्चाई क्या है। वो घर में घुसे, बैठने से पहले ही पूछा, रोहन बेटा, तुम अभी भी यहीं हो? जी, मैं मां की देखभाल के लिए यहां हूं, रोहन ने विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने चारों ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया है। पत्नी मर गई, जवान आदमी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के बजाय सास के पास क्यों रह रहा है? माहौल भारी हो गया। लता जी कमरे से बाहर आईं। उनका चेहरा थकान से पीला था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। देवर जी, आप बाहर वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। रोहन बस मेरी मदद के लिए यहां है, और कुछ नहीं। रमेश काका ने हूं कहा। उनकी आवाज आधी सच्ची और आधी चेतावनी भरी थी। आप उससे प्यार करती हैं तो कौन मना करता है?
लेकिन ऐसा प्यार जिससे समाज में बातें बने तो सावधान रहिएगा, आग के पास घास ज्यादा दिन नहीं टिकती। ये बात खामोशी में एक धमाके की तरह गिरी। रोहन ने सिर झुका लिया। लताजी ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। होंठ भींच लिए। रमेश काका के हर शब्द एक चाकू की तरह उस पर्दे को चीर रहे थे जिसे वे इतने समय से बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात जब रमेश काका चले गए, लताजी अकेली बरामदे में बैठी थीं। ठंडी हवा चल रही थी, उनके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बांधने की जहमत नहीं उठाई। रोहन ने बाहर आकर उनके कंधे पर एक शॉल डाली, धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको बदनामी झेलनी पड़ रही है। लता जी ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस धीरे से कहा, हमारी बात अब कोई रहस्य नहीं रही रोहन। खामोशी। रोहन ने धीरे से उनके कंधे को दबाया, गले लगाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका हाथ हटा दिया। पहली बार उनकी आवाज डर से कांप रही थी। अगर ये रिश्ता सामने आ गया तो लोग सिर्फ हमें ही नहीं, प्रिया को भी कोसेंगे। क्या तुम ये सह पाओगे? मैं नहीं सह पाऊंगी। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक स्वीकारोक्ति थी। मैं सह पाऊंगा, बस आप मुझसे दूर मत जाइएगा। अगली सुबह छोटा सा घर खामोश था, जैसे वो खुद भी हर तरफ से आने वाली बातों को सुन रहा हो। लता जी सामान्य से पहले उठी, खुद रोहन के कपड़े तह करके एक पुराने कपड़े के थैले में रखने लगीं। उनके हाथ हर तह पर हल्के से कांप रहे थे, ठंड की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि उनका दिल उलझा हुआ था। रोहन बाहर से अंदर आया, उन्हें सामान पैक करते देखकर स्तब्ध रह गया। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने ऊपर नहीं देखा, उनकी आवाज सपाट थी। तुम चले जाओ, ये घर अब तुम्हें और नहीं रख सकता। रोहन पास आया, उनके हाथ से थैला खींच लिया। उसकी आंखें लाल थीं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहां दया की वजह से नहीं हूं, बल्कि क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। ये शब्द कहते ही दोनों रुक गए। ये पहली बार था जब उस भावना को नाम दिया गया था। अब वो आंखों के पीछे छिपी नहीं थी, न ही रिश्ते या नैतिकता के पर्दे में लिपटी थी। ये प्यार था, एक शब्द जो उस दीवार को तोड़ गया था जिसे वे इतने समय से बनाने की कोशिश कर रहे थे। लता जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन खुद वो बात कहने की हिम्मत करेगा जिसके बारे में वो सोचने से भी डरती थीं। उन्होंने अपना चेहरा मोड़ लिया। उनकी आवाज रुंध गई। तुम जानते हो तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हारी सास हूं, मैंने प्रिया को जन्म दिया, तुम्हारी पत्नी को। अगर मुझ में थोड़ी भी शर्म है तो मैं खुद को इस तरह जीने की इजाजत नहीं दे सकती। रोहन ने आगे बढ़कर उनके कंधे कसकर पकड़ लिए। लेकिन प्रिया मर चुकी है, मेरी पत्नी मर चुकी है। मेरे पास अब आप ही एकमात्र रिश्तेदार हैं, और अगर उस रिश्ते में थोड़ा सा प्यार है तो उसे नकारना क्यों? ये नकारना नहीं है, ये सीमा बनाए रखना है। वो लगभग चिल्लाईं, आंसू बह रहे थे। माहौल खामोश हो गया। वो कांपते हुए खड़ी हुईं। रोहन के हाथ में एक बस का टिकट रख दिया। मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दिया है। आज शाम तुम अपने गांव चले जाओ या कहीं और, बस यहां से चले जाओ। रोहन ने हाथ में टिकट कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा स्तब्ध था, जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। वो विरोध करना चाहता था, घुटनों पर बैठकर उन्हें रोकना चाहता था, उस महिला को गले लगाना चाहता था जो प्यार और नैतिकता के बीच संघर्ष कर रही थी। लेकिन फिर वो चुप हो गया। वो समझ गया कि वो उससे 10 गुना ज्यादा दर्द में थी। उस शाम आसमान धूसर था, काले बादल ऊपर मंडरा रहे थे। रोहन अपना सूटकेस लेकर गेट के बाहर आया। लता जी दरवाजे के पीछे छिपी थीं, देखने की हिम्मत नहीं कर रही थीं, लेकिन जब पहियों की आवाज दूर जाने लगी तो वो फर्श पर गिर गईं, छाती पकड़कर। आंसू उनके गले में एक गांठ की तरह अटक गए। उन्होंने सही चुना था, लेकिन ये सही इतना दर्दनाक क्यों था? और रोहन बस में बैठा, आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। लकड़ी के दरवाजे के पीछे खड़ी उस महिला का साया उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। कोई विदाई नहीं, कोई आलिंगन नहीं, कोई हाथ पकड़ना नहीं, बस दूरी और पीड़ा। बस छोटी सी गली से मुड़ी बारिश होने लगी। रोहन के कंधे पर खुली खिड़की से पानी की बूंदें पड़ रही थीं।
लेकिन उसने उन्हें नहीं पोंछा, क्योंकि उसके दिल में जो आंसू थे वे बाहर की बारिश से ज्यादा खारे थे। रोहन के जाने के 1 हफ्ते बाद दिल्ली का छोटा सा घर फिर से अपनी पुरानी खामोशी में लौट आया, बल्कि पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया। रसोई में अब कोई परिचित कदमों की आहट नहीं थी, कोई हाथ नहीं था जो हर रात उनके लिए शॉल ठीक करता, कोई कोमल आंखें नहीं थीं जो हर बार खांसने पर उन्हें देखतीं। लता जी धीरे धीरे यंत्रवत जी रही थीं, सादा भोजन, गलत समय पर दवा और अधूरी नींद। पूरी कॉलोनी ने सोचा कि वो बदनामी से बच गई हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका दिल एक पल के लिए भी शांत नहीं था। जिस दिन से रोहन गेट से बाहर गया था, रोहन की पहनी हुई शर्ट अभी भी उनके कमरे के दरवाजे पर टंगी हुई थी, जैसे किसी के वापस आने का इंतजार कर रही हो। लेकिन दिन बीतते गए, वो व्यक्ति गायब रहा और रोहन वो अपने ननिहाल चला गया, जो दिल्ली से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। उसकी माँ का छोटा सा घर जहां वो बड़ा हुआ था, अब वो जगह थी जहां वो छिप रहा था। दिन में वो दोस्तों के साथ मजदूरी करता, रात को अकेले शराब पीता। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आईने में देखने की भी परवाह नहीं करता था। एक बार उसकी माँ ने पूछा, तुम दिल्ली वापस क्यों नहीं जाते? वहां तुम्हारा काम है, दोस्त हैं और तुम्हारी सास भी तो हैं। रोहन ने बस फीकी मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी माँ को नहीं बता सकता था कि उसे एक ऐसी महिला से प्यार हो गया था जिसे उसे पूरी जिंदगी माँ कहना चाहिए था। उसने नैतिकता के लिए जाने का फैसला किया था, लेकिन उसका दिल कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं था। फिर एक रात जब वो सो रहा था, उसने एक सपना देखा। सपने में लता जी घर के आंगन में खड़ी थीं, कांपते हाथों से थकी हुई आवाज में उसका नाम पुकार रही थीं। वो उनकी ओर दौड़ा, लेकिन जितना वो दौड़ता वो उतनी ही दूर होती जाती। वो जाग गया, ठंडे पसीने से भीगा हुआ। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो बहुत दूर तक दौड़ा हो। अगली सुबह उसने फोन करने का फैसला किया। लता जी का नंबर बंद था। उसने शारदा जी को फोन किया। बगल की पड़ोसी ने फोन पर हड़बड़ी में कहा, रोहन बेटा जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारी सास परसों रात से घर में बेहोश पड़ी हैं, 2 दिन से अस्पताल में हैं, कोई देखने नहीं आया। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे। बिना कुछ तैयारी किए वो उसी सुबह दिल्ली वापस जाने के लिए बस में बैठ गया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो लता जी एक कमरे में अकेली लेटी थीं, कमजोर और दुबली, आंखें बंद, हाथ में ड्रिप लगी हुई, चेहरा सफेद। डॉक्टर ने बताया कि लगातार खाना छोड़ने और अनियमित दवा लेने के कारण उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। रोहन कमरे में घुसा। उन्हें वहां लेटे देखकर उसका गला रूंध गया। वो बैठ गया, धीरे से उनके ठंडे हाथ को पकड़ा, फुसफुसाया, मां, मैं वापस आ गया हूं। लता जी ने अपनी आंखें खोली। उस पल उनकी आंखें चमक उठीं, एक टिमटिमाती रोशनी उन आंखों में जो बुझ चुकी थी। उन्होंने नहीं पूछा कि वो वापस क्यों आया, न ही उसे जाने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने बस कमजोर मुस्कान दी, तुम आ गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये वाक्य रोहन के दिल में एक सुई की तरह चुभ गया। कोई गरज नहीं, कोई आंसू नहीं, लेकिन उस पल वे दोनों समझ गए, कुछ भावनाएं दूरी से नहीं तोड़ी जा सकती, और कुछ लोग चाहे वे गलत ही क्यों न हों, वहीं होते हैं जहां दिल वापस लौटता है। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद लता जी को छुट्टी मिल गई। वो अभी भी कमजोर थीं, चलने के लिए सहारा लेना पड़ता था, लेकिन उनकी आंखों में अब पहले जैसी खालीपन नहीं थी। जब रोहन उन्हें व्हीलचेयर पर अस्पताल के गेट से बाहर ले जा रहा था, तो उसका हाथ पकड़ना उनके लिए लगभग 2 हफ्तों की दूरी के बाद पहला स्पर्श था, और ये एक ऐसा स्पर्श था जिसे अब छोड़ा नहीं जा सकता था। जिस दिन रोहन लौटा, छोटा सा घर वैसा ही था, तंग और ठंडा, लेकिन जब वे दोनों अंदर घुसे तो कुछ बहुत अलग महसूस हुआ, कुछ ऐसा जिसे अब नकारा नहीं जा सकता था। उस रात रोहन ने खिचड़ी बनाई, खाना परोसा और लता जी के लिए एक एक सब्जी उठाई जैसे कोई जुदाई हुई ही न हो। वो धीरे धीरे खा रही थीं, कभी कभी ऊपर देखकर उसे देखतीं। उनकी आंखें लाल थीं। तुम कितने दिन रुकने वाले हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। जब तक आपको मेरी जरूरत नहीं होगी।
रोहन ने दृढ़ता से जवाब दिया। लता जी 1-2 सेकंड के लिए रुकीं, फिर उन्होंने चम्मच नीचे रख दिया। धीरे धीरे कहा, अगर तुम रुकोगे तो चीजें यहीं खत्म नहीं होंगी। रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी हमें चैन से नहीं रहने देगा। वे पहले से ही बातें बना रहे हैं। अब अगर वे तुम्हें मेरे साथ रहते, मेरी देखभाल करते देखेंगे तो वे कुछ भी कह सकते हैं। रोहन ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे लोगों की बातों का डर नहीं है, मुझे बस इस बात का डर है कि जब भी आपको दर्द हो मैं आपके पास न रहूं। लता जी हंस पड़ी, लेकिन ये एक कड़वी हंसी थी। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम एक ऐसी महिला के लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो जो कभी तुम्हारी सांस थी? अगर दुनिया को पता चलेगा तो वे तुम्हें क्या कहेंगे? मुझे परवाह नहीं कि वे मुझे क्या कहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अकेले जीने के लिए छोड़ दूं तो मैं खुद को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। कमरे में माहौल भारी हो गया। लता जी मेज से उठीं, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही उन्हें चक्कर आ गया। उन्हें दीवार का सहारा लेना पड़ा। रोहन दौड़कर उन्हें संभालने आया। वो लड़खड़ाईं, लेकिन इस बार उन्होंने उसे नहीं हटाया। उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं जानती हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये प्यार गलत है रोहन। रोहन ने धीरे से उन्हें गले लगा लिया। धीरे धीरे फुसफुसाया, किसके लिए गलत है? बाहर वालों के लिए, जो चले गए उनके लिए, या हमारे अपने लिए? मैंने खुद से कई बार पूछा है और जवाब यह है कि जब तक आपको पछतावा नहीं है, मुझे भी गलत होने का डर नहीं है। लता जी ने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। ऐसे रोईं जैसे पहले कभी नहीं रोई थीं। इतने साल मां, पत्नी और सब कुछ सहने वाली महिला के रूप में उन्होंने खुद को कभी इतना कमजोर नहीं होने दिया था। लेकिन इस समय वो मजबूत नहीं रहना चाहती थीं। वो भागना नहीं चाहती थीं। वो बस एक महिला की तरह जीना चाहती थीं, चाहे सिर्फ एक बार ही सही। आंगन में शारदा जी गुजरीं। देखा कि घर में अभी भी रोशनी है। पतले पर्दे के माध्यम से 2 लोगों के साए एक दूसरे पर पड़े हुए हैं। वो एक पल के लिए रुकीं, अपनी भौहें सिकोड़ीं और फिर चुपचाप चली गईं, बड़बड़ाते हुए। क्या पता लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, दुनिया के मुंह के लिए नहीं। कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगीं। उनकी त्वचा में गुलाबीपन आ गया। उनकी आवाज में कम लड़खड़ाहट थी। रोहन उनकी देखभाल एक बेटे की तरह करता था, लेकिन जिस तरह से वो पानी डालता, कंबल ओढ़ाता, बाल सुखाता, उससे उन्हें समझ नहीं आता था कि वो उसे मां कहें या कुछ और। वे चुपचाप एक साथ रहते थे। किसी ने उस प्रेम संबंध का जिक्र नहीं किया, लेकिन हर क्रिया एक स्वीकारोक्ति थी। चुंबन की जरूरत नहीं थी, आलिंगन की जरूरत नहीं थी। बस हर सुबह एक दूसरे को देखना ही बाहर वालों को कुछ असामान्य दिखाने के लिए काफी था। और वो दिन बहुत जल्दी आ गया। एक सोमवार की दोपहर शारदा जी अभी अभी बाजार से लौटी थीं कि उन्होंने देखा कि रोहन बरामदे में लता जी के नाखून काट रहा है। हल्की हवा, सुपारी के पेड़ से छनकर आती धूप, दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे। धीरे धीरे हंसते बोलते यह दृश्य एक बूढ़े जोड़े जैसा लग रहा था, जो एक दूसरे की देखभाल कर रहे हों, न कि मां बेटे जैसा। शारदा जी कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रह गईं और फिर तेजी से अपने घर में चली गईं। उनका चेहरा सख्त हो गया और सिर्फ 2 घंटे बाद खबर पूरी कॉलोनी में फैल गई। रोहन अपनी सास के साथ सोता है। एक दिन से भी कम समय में रमेश काका, लता जी के देवर, लता का फोन भी लगातार बजने लगा। बाजार में लोग लता जी के पीछे फुसफुसाते। सब्जी बेचने वाली महिलाएं कहती, सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बेटी को मरे 1 साल भी नहीं हुआ और सास दामाद के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये तो पाप है। उस रात रमेश काका गुस्से में आए। घर में घुसते ही उन्होंने मेज पर हाथ पटका। उनकी आवाज गरज जैसी थी। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या ये सच है कि आप और ये दामाद पति पत्नी की तरह रह रहे हैं? लता जी चुप हो गईं। रोहन कुछ कहने वाला था कि उन्होंने हाथ से उसे रोक दिया। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हां,
एक शब्द। लेकिन ये एक धमाके की तरह था जिसने इतने दिनों की खामोशी की दीवार को तोड़ दिया। रमेश काका ने अपनी आंखें तरेरी। आप पागल हो गई हैं? क्या आपको नैतिकता का कोई ज्ञान है? वो आपकी बेटी का पति है, उसे मरे 1 साल भी नहीं हुआ और आप। प्रिया मर चुकी है, वो अब नहीं है, और मैं और रोहन हम 2 जीवित इंसान हैं। लता जी ने बात काटी। उनकी आवाज मजबूत थी। जीने का मतलब गलत तरीके से जीना नहीं है। वो चिल्लाए। रोहन खड़ा हुआ। पहली बार सीधे रमेश काका को देखकर दृढ़ता से बोला, हम गलत नहीं हैं, हमें बस इजाजत नहीं है। लेकिन अगर अब किसी को चोट पहुंचाने के लिए कोई नहीं बचा है तो हम अपने दिल के साथ जीना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि दूसरों को खुश करने के लिए जिएं। रमेश काका का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लता जी ने उसे रोक दिया। उनकी आंखें उनसे नहीं हटीं। उसे मत मारो, अगर मारना है तो मुझे मारो, क्योंकि मैंने ही ये शुरू किया था। घर में सन्नाटा छा गया। बाहर की हवा भी थम गई। प्रिया की तस्वीर के सामने तेल का दिया टिमटिमा रहा था। रमेश काका अपनी भाभी को देखते रह गए। वो महिला जो पूरी जिंदगी बोझ उठाती रही, अब वो उनके सामने डर से कांप नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो प्यार और अपराध बोध के बीच खड़ी थी। प्यार को चुन रही थी, ये जानते हुए भी कि उसे कोसा जाएगा। फिर वो चले गए बिना कुछ कहे। दरवाजा जोर से बंद हुआ। छोटे से घर में एकदम घोटने वाला माहौल छोड़ गया। उस रात लता जी प्रिया की तस्वीर के सामने बैठीं। उन्होंने अगरबत्ती जलाई, दोनों हाथ मेज पर रखकर सिर झुकाया। बेटी, अगर तुम सुन सकती हो तो मां को एक बार समझने की कोशिश करना। रोहन पीछे चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। वो उन्हें गले लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वो जानता था कि इस समय उन्हें एक आलिंगन की नहीं बल्कि माफी की जरूरत थी। अफवाहें इतनी तेजी से पहले कभी नहीं फैली थीं। उस शाम रमेश काका के जाने के बाद 2 दिन से भी कम समय में पूरी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सास दामाद के साथ रहती है, एक दूसरे की दिन रात देखभाल करते हैं, इसमें क्या पवित्रता बची है? ये बातें उन पत्थरों की तरह थीं जो उस छोटे से घर पर फेंके जा रहे थे, जो पहले से ही चोटों से जर्जर था। एक सुबह रोहन दवा खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि गली के बाहर कुछ हाई स्कूल के छात्र झुंड में खड़े होकर हंस रहे हैं। अरे, तुझे पता है वो घर कौन सा है? वो आखिरी वाला, जहां सास ने दामाद से शादी कर ली। कितना घिनौना है। लड़की को मरे 1 साल भी नहीं हुआ और ये लोग पाप कर रहे हैं। सुना है साथ रहते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है। रोहन ने हाथ में दवा का थैला कसकर पकड़ लिया। बिना कुछ कहे उस समूह के पास से गुजर गया। लेकिन उसका दिल दुख रहा था, इसलिए नहीं कि उसकी बुराई हो रही थी, बल्कि इसलिए कि जो ये सब घर के अंदर झेल रही थीं, वो लता जी थीं। वो महिला जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि वो बरामदे के सामने बैठी हैं, हाथ माथे पर, चेहरा पीला। उनके हाथ में एक पत्र था जो टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा गया था। मरे हुए को अभी ठंड भी नहीं लगी और तूने ये घिनौना काम शुरू कर दिया। सच में कोई शर्म नहीं बची। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक फटा हुआ कागज जो दरवाजे की दरार के नीचे रखा गया था। लेकिन ये उन्हें पूरी सुबह चुपचाप बैठाने के लिए काफी था। रोहन ने पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। उनका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम यहां से चले जाते हैं मां, हम किसी और जगह चले जाते हैं। मैं आपको और कोई कड़वी बात नहीं सहने दे सकता। वो चुप हो गईं। उनकी आंखें, जो नुकसान की आदी हो चुकी थीं, इस बार लाल हो गईं। जाकर क्या होगा? वे फिर भी सोचेंगे कि मैं एक चरित्रहीन औरत हूं। वे फिर भी सोचेंगे कि तुम मरे हुए के साथ विश्वासघात करने वाले हो। भागना आसान है, लेकिन खुद के साथ जीना मुश्किल है। रोहन घुटनों पर बैठ गया। उनके घुटनों को गले लगा लिया, जैसे दम घुट रहा हो। मुझे उनकी माफी नहीं चाहिए, बस आप मुझे माफ कर दें, खुद को माफ कर दें। उन्होंने उसके सिर को गले लगा लिया, एक बच्चे की तरह सहलाया। बाहर की हवा ने उनके कुछ सफेद बालों को उड़ा दिया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, माफ तो मैंने कर दिया,
लेकिन आगे जीने के लिए मुझे डर है कि मुझ में हिम्मत नहीं है। उस रात दोनों ने चुपचाप खाना खाया। खाने में सिर्फ उबली हुई सब्जियां और चटनी थी, लेकिन दोनों की आंखें लाल थीं। खाने के बाद लता जी प्रिया की तस्वीर के सामने बैठीं। पहली बार साफ साफ बोलीं, बेटी, अगर मैं गलत हूं तो तुम मुझे दोष दे सकती हो, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, और अगर तुम माफ कर सकती हो तो मुझे कोई संकेत दो। रोहन पीछे खड़ा था, दखल नहीं दिया। वो जानता था कि वो एक कारण ढूंढ रही थीं ताकि वो अपने दिल के साथ जी सकें, बिना खुद को दोषी ठहराए। और फिर जैसे भाग्य का एक अजीब खेल, पूजा घर में जलता हुआ दिया अचानक बिना हवा के बुझ गया। वो स्तब्ध रह गईं और फिर फूट फूट कर रोने लगीं। मैं समझ गई बेटी, मैं समझ गई। अगली सुबह रोहन जल्दी उठा, कपड़े समेटे, कुछ जरूरी चीजें पैक की। उसने चुपचाप एक पत्र लिखा और उनके हाथ में रख दिया जब वो अभी भी सो रही थीं। मैं जानता हूं कि आप अभी भी डरती हैं, तो मैं पहले चला जाता हूं। जब भी आपको लगे कि आप डर के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए जी सकती हैं, मैं इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। और फिर रोहन चला गया, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस एक कदम पीछे हटना ताकि जिसे वो प्यार करता है उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। रोहन को दिल्ली के उस छोटे से घर से गए लगभग 3 महीने हो चुके थे। वो एक उपनगरीय कस्बे में रहने लगा था। एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर स्पीकर ठीक करने का काम करता था। जीवन सामान्य था, कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, और कोई नहीं जानता था कि वो अपनी सास के साथ एक वर्जित प्रेम संबंध में था। शाम को जब वो खाली होता तो वो पास की नदी के किनारे अकेले बैठ जाता, अपनी आंखें बहते पानी की धाराओं पर टिकाए रहता। कभी कभी वो एक पुरानी डायरी लेकर आता और अपने लिए कुछ पंक्तियां लिखता। हर पंक्ति मां शब्द से शुरू होती, लेकिन कभी खत्म नहीं होती। और दिल्ली में लता जी चुपचाप रहती थीं। रोहन के जाने के बाद वो अब बरामदे में नहीं बैठती थीं। घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता। बाजार का सामान किसी परिचित से मंगवा लेती। पड़ोसियों ने अब ज्यादा बातें करना बंद कर दिया था, लेकिन दया भरी नजरें अभी भी थीं, और वो हर एक नजर को जानती थीं। हर रात वो अभी भी प्रिया के लिए एक अगरबत्ती जलाती थीं। जब वो आंखें बंद करती तो उनके दिमाग में अभी भी रोहन का कंबल तह करना, नाश्ता बनाना, हर रात उनके बाल सुखाना, वो दामाद, वो पुरुष, वो प्रेमी, वो एकमात्र व्यक्ति जिसके लिए उनके दिल ने अपनी विधवा जीवन में पहली और एकमात्र बार धड़कना महसूस किया था। फिर एक दिन भाग्य ने दरवाजा खटखटाया। जिला सांस्कृतिक केंद्र ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। लता जी को महिला मंडल के साथ आमंत्रित किया गया, क्योंकि वो कभी मोहल्ला प्रमुख थीं। पहले तो उन्होंने मना करने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि बहुत समय हो गया है घर से बाहर निकले, इसलिए उन्होंने हां कर दी। और रोहन, उस दिन जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर वो काम करता था, उसे कार्यक्रम के लिए साउंड सिस्टम की मदद के लिए बुलाया गया था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सोचा कि ये भी एक सामान्य काम है। लेकिन जब वो मंच पर माइक्रोफोन ठीक कर रहा था तो उसने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी, नमस्ते बहनों। नमस्ते। रोहन मुड़ा। वो लता जी थीं। वही हल्के बैंगनी रंग की रेशमी साड़ी, बाल करीने से बंधे, हाथ में एक छोटा पर्स, लेकिन उनका चेहरा दुबला और पीला था। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें उससे मिलीं, वे नम हो गईं। वे भीड़ के बीच चुपचाप खड़े रहे। किसी ने किसी का नाम नहीं पुकारा, कोई आगे बढ़कर गले नहीं लगा। बस उनकी आंखें अनजाने में एक दूसरे को ढूंढ रही थीं, और फिर वे वहां 2 अजनबियों की तरह खड़े रहे जो गलती से मिल गए हों। समूह की एक महिला लता जी के पास आई और उनके कंधे पर थपथपाया। लता जी, क्या आप इस तकनीशियन को जानती हैं? लता जी चौंक गईं, अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। हाँ, एक पुराने परिचित हैं। उस रात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रोहन तुरंत घर नहीं गया। वो उस छोटी सी सड़क के आखिर में लता जी का इंतजार कर रहा था, जो बस स्टॉप की ओर जाती थी। हल्की हवा चल रही थी। सड़क की रोशनी धुंधली और पीली थी। वो आईं, उसके सामने रुक गईं। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा।
फिर रोहन ने धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? उन्होंने सिर हिलाया, होंठ भींचे। और तुम? मैं जी रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं जी रहा हूं। खामोशी, हवा पेड़ों के पत्तों से सरसराई। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जैसे एक आह हो, अगर आज तुम यहां नहीं होते तो शायद मैं सोचती मुझे याद करना बंद कर देना चाहिए। रोहन ने उन्हें देखा, उसकी आंखें नम थीं। मैं इंतजार कर रहा था और अभी भी इंतजार कर रहा हूं। लता जी ने अपना चेहरा मोड़ लिया, हाथ से उस आंसू को जल्दी से पोंछ लिया जो अभी अभी उनके गाल पर लुढ़का था। मैं एक दिन भी नहीं भूली, लेकिन मैं अभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। मुझे डर है कि इस बार कोई वापसी नहीं होगी। रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उन्हें छुआ नहीं, बस कहा, अगर हम मां बेटे के रूप में वापस नहीं जा सकते तो एक बार दो सामान्य लोगों की तरह जीने की हिम्मत तो करें, चाहे सिर्फ एक बार। इस वाक्य ने उन्हें बहुत देर तक चुप खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद से, मुझे आज रात और सोचने दो। रोहन ने सिर हिलाया, मैं दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। और वे चले गए, हर कोई अपनी दिशा में। लेकिन उनके दिलों में अब कोई दूरी नहीं थी, क्योंकि भाग्य ने उन्हें सबसे सही समय पर फिर से मिला दिया था। उस रात सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौटने के बाद लता जी ने न तो बत्ती जलाई और न ही खाना बनाया। वो खिड़की के पास लकड़ी की कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहीं, जहां चांद की रोशनी इतनी पड़ रही थी कि दीवार पर टंगी प्रिया की तस्वीर दिख रही थी। वो तस्वीर जिसे वो हर दिन पोंछती थीं, लेकिन आज रात वो पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। वो अभी भी कांप रही थीं, ठंड की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि दोपहर की मुलाकात ने उन सभी भावनाओं को फिर से जगा दिया था जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से दबाया था। रोहन की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, अगर हम मां बेटे के रूप में वापस नहीं जा सकते तो एक बार दो सामान्य लोगों की तरह जीने की हिम्मत तो करें। सामान्य लोग, ये शब्द उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। सामान्य लोगों को प्यार करने, हाथ पकड़ने, अपनी भावनाओं के साथ जीने का हक होता है। और वो 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को खो दिया, पूरी जिंदगी अपनी बेटी के लिए जी। जब प्रिया की शादी हुई तो उन्होंने सोचा था कि अब वो अपने लिए जी सकती हैं, लेकिन प्रिया की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। रोहन ही था जिसने उन्हें उस खाई से बाहर निकाला। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका दिल बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी भी प्यार करना जानता था। लेकिन ये एक गलत प्यार था, कम से कम दुनिया की नजरों में। आधी रात के करीब वो उठी और अपनी बेटी की तस्वीर के सामने गईं। उन्होंने एक अगरबत्ती जलाई और धीरे से प्रार्थना की, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए जी, अब मुझे थोड़ा सा अपने लिए जीने दो। जब उन्होंने अगरबत्ती बुझाई तो उनके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। अगली सुबह वो जल्दी उठीं, एक सुंदर साड़ी पहनी, अपने बालों को करीने से बांधा और अपने गालों पर थोड़ा सा गुलाबी पाउडर लगाया, जैसे कोई महिला किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की तैयारी कर रही हो। लेकिन आज वो ना तो बाजार गईं और ना ही सांस्कृतिक केंद्र। उन्होंने पहली बस पकड़ी। हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसके अंदर केवल एक पुराना ऊनी स्कार्फ और एक दो बार मोड़ा हुआ कागज था। उसी समय रोहन स्पीकर की दुकान पर बैठा था। उसकी आंखें बाहर सड़क पर थीं। उसका दिल बेचैन था। उसे नहीं पता था कि आज उनसे कोई खबर आएगी या नहीं, लेकिन वो हर मिनट अपने फोन को देख रहा था। अचानक दुकान का दरवाजा खुला। एक जानी पहचानी सिलुएट अंदर आई। कोई भारी मेकअप नहीं, कुछ नहीं कहा, बस वहां खड़ी होकर मुस्कुराई। लता जी। रोहन खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हो। आप यहां कैसे? वो आई और उसके हाथ में कागज रख दिया। रोहन ने उसे खोला। ये एक छोटा सा पत्र था। मैंने पूरी रात सोचा, अगर एक दिन लोग मुझे बेशर्म औरत कहेंगे तो मैं वो भी स्वीकार कर लूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़कर शांति से जीना, जिसमें दिल ही ना हो, तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने तुम्हें चुना, अपनी भावनाओं के साथ जीना चुना, चाहे पूरी दुनिया आलोचना करे। रोहन ने ऊपर देखा। वो रो रही थीं।
लेकिन इस बार ये पीड़ा के आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के आंसू थे जिसने अभी अभी अपने दिल से जंजीरें हटाई थीं। वो आगे बढ़ा और सार्वजनिक स्थान पर पहली बार उनका हाथ पकड़ा। दिन के उजाले में वे अब छिप नहीं रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब से मुझे मां मत कहना। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे साथ चलोगी? और वे दुकान से बाहर निकल गए, बिना शोर के, बिना किसी की शुभकामनाओं के। लेकिन उनके हाथ कसकर बंधे थे, छूटे नहीं। बाहर दिन की पहली धूप छतों पर पड़ने लगी थी। आसमान अजीब तरह से साफ था, जैसे वो भी चुपचाप उस प्यार के लिए सहमति दे रहा हो जिसे उन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर बचाया था। लता जी के दिल्ली छोड़ने के 2 हफ्ते बाद वे एक शांत ग्रामीण इलाके में चले गए, जहां कम लोग उन्हें जानते थे, कम फुसफुसाहटें थीं, कम चुभती नजरें थीं। रोहन ने एक छोटा सा कच्चा घर किराए पर लिया, जिसके पीछे पहाड़ था और सामने एक कच्ची सड़क और मक्के के खेत थे। लता जी खाना पकाने, बगीचे की देखभाल करने का काम करती थीं और रोहन पास के एक पशु फार्म पर मजदूरी करता था। दोनों चुपचाप रहते थे, तुरंत अपना पता दर्ज नहीं कराया, पड़ोसियों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे, जैसे वे कुछ समय के लिए खुद को भूलने के लिए छिपना चाहते हों। शुरुआत में सब कुछ शांत लग रहा था। हर सुबह रोहन साइकिल से काम पर जाता, घर लौटता तो देखता कि लता जी कपड़े सुखा रही हैं। उनके हाथों से बाम की हल्की खुशबू आती। खाने में भले ही सिर्फ अंडा और सब्जी होती, लेकिन वो बहुत आरामदायक होता। वे कम बोलते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी आंखों में जो कोमलता थी वो किसी भी शब्द से ज्यादा थी। लेकिन जितना वे शांति से रहते, यादें उतनी ही वापस आतीं। एक रात रोहन ठंडे पसीने से जाग गया। उसने प्रिया को सपने में देखा। सपने में वो आंगन में खड़ी थी, हल्का सा गर्भवती पेट, हवा में उड़ते बाल। वो उसे बिना किसी दोष के देख रही थी, बस पूछ रही थी, तुम मेरे लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया? वो जाग गया, अपना चेहरा पकड़कर रोने लगा। दिल्ली छोड़ने के बाद पहली बार उसे लगा कि उसका अपराध बोध कभी खत्म नहीं हुआ, बस वो उसके ऊपर जीने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह वो बरामदे में चुपचाप बैठा था। हाथ में प्रिया की पुरानी तस्वीर थी, वो तस्वीर जो वो अपने बटुए में रखता था। अब उसके कोने घिस गए थे। लता जी उसके पास बैठी, चाय डाली, आंखें खालीपन में देख रही थीं। कल रात मैंने भी उसे सपने में देखा। रोहन मुड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। मैं सोच रही थी कि क्या मैं उससे कुछ छीन रही हूं? रोहन ने उनका हाथ पकड़ा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता था, है ना? हमने सब कुछ खो दिया था। बस जब हम अकेले रह गए तो हमने एक दूसरे को प्यार करना चुना ताकि हम जी सकें। लता जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें अभी भी दूर देख रही थीं। उस दिन से वे हर रविवार सुबह मंदिर जाने लगे। आशीर्वाद नहीं मांगते, धन नहीं मांगते, बस मन की शांति मांगते। हर बार अगरबत्ती जलाते समय लता जी प्रिया का नाम फुसफुसाती। रोहन भी। वे अब माँ बेटे का संबोधन नहीं करते थे, न ही कभी एक दूसरे को पति पत्नी कहते थे। बस एक दूसरे को नाम से बुलाते थे, जैसे सामान्य लोग जो इतने सारे पूर्वाग्रहों से गुजरने के बाद प्यार के साथ जीने की कोशिश कर रहे हों। एक शाम जब वो पौधों को पानी दे रही थीं, लता जी ने अचानक कहा, रोहन, अगर एक दिन मैं पहले चली जाऊं तो दुखी मत होना। मैंने काफी जी लिया और तुम्हारे साथ रहने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कभी मौजूद थी। रोहन ने उन्हें देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा, धीरे से, ऐसा मत कहो। मैंने अभी तुम्हें प्यार करने के लिए पर्याप्त दिन नहीं जिए हैं। पहली बार वो हंसी, एक सच्ची हंसी, बिना किसी बोझ के, बिना किसी पीड़ा के, बस एक ऐसी महिला की जो सब कुछ छोड़ चुकी थी और देर से मिले प्यार को जीवन के एक उपहार के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। मार्च के मध्य में एक सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लता जी बरामदे के सामने पुरानी लकड़ी की मेज पहुंच रही थीं। रोहन नाश्ते के लिए सब्जियां काट रहा था। कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन घर का माहौल हर दिन की तरह बहुत शांत था। ठीक 9 बजे गेट के सामने एक मोटरसाइकिल रुकी।
दोनों चौंक गए। ये जगह सुनसान थी। अजनबियों का आना दुर्लभ था। रोहन ने गेट खोला। उसके सामने समीर खड़ा था, प्रिया का सगा भाई, जो अंतिम संस्कार के बाद से संपर्क में नहीं था। समीर का चेहरा धूप से काला पड़ गया था। वो दुबला हो गया था। उसकी आंखें उदास थीं। हाथ में एक पुराना घिसा हुआ बैग था। मैं आ गया। तुम दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ होगा। रोहन वहीं खड़ा रह गया। लता जी ने आवाज सुनी और बाहर आईं। समीर को देखते ही घबरा गईं। समीर, बेटा? समीर ने न तो नमस्ते किया, न ही सिर झुकाया। उसने व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। बेटा क्या? कब से आप मेरी मां रहीं? आप इस परिवार में कौन हैं अब? ये वाक्य लता जी के चेहरे पर एक तमाचे जैसा था। समीर सीधे घर में घुसा, कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें हर कोने को देख रही थीं। ये जगह बहुत परिचित थी, लेकिन अब हर लकड़ी के टुकड़े में दर्द और कड़वाहट थी। मैंने लोगों से सुना था, लेकिन विश्वास नहीं किया। जब तक मुझे दिल्ली के एक पुराने परिचित से ये पता नहीं मिला, मुझे अपनी आंखों से देखना था कि तुम दोनों कैसे रहते हो। तो ये सच है। रोहन पास आया। उसकी आवाज धीमी थी। समीर, मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए। मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, समीर चिल्लाया। उसकी आंखें लाल थीं। मेरी बहन को मरे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। तुम दोनों कुछ महीनों तक साथ रहे और इतनी जल्दी बिस्तर पर पहुंच गए। ये तथाकथित प्यार क्या लाशों पर चलकर जीने वाली चीज है? लता जी घुटनों पर बैठ गईं। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। अगर तुम गाली देना चाहते हो, डांटना चाहते हो, तो मुझे डांटो। मैं दोषी हूं। समीर ने अपनी आंखें तरेरीं। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी प्रिया के बारे में सोचा जब आप उसके पति के बगल में लेटी थीं? क्या आपने कभी उसे सपने में रोते सुना? क्या आपने उसका चेहरा देखा जब आप हंसती थीं? किसी ने जवाब नहीं दिया। घर दर्दनाक खामोशी में डूब गया। फिर समीर ने एक छोटा सा थैला निकाला और मेज पर रख दिया। ये वो पत्र है जो प्रिया ने मरने से पहले आपके लिए लिखा था। वो इसे भेजना चाहती थी, लेकिन भेज नहीं पाई। मैंने इसे इतने समय तक रखा। अब शायद इसका कोई मतलब नहीं है। वो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। फुसफुसाया, मैंने अपनी बहन को खो दिया। अब लगता है कि मैंने अपनी मां को भी खो दिया। समीर चला गया। लता जी ने पत्र खोला। कागज पीला पड़ गया था। उनकी बेटी की लिखावट अभी भी उतनी ही कोमल थी। मां, अगर एक दिन मैं आपके पास न रहूं, तो मुझसे एक वादा करना। अकेले मत रहना। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिस पर आप भरोसा कर सकें। जब आपको ठंड लगे तो उसका हाथ पकड़ सकें, हर रात बात कर सकें। आपने मेरे लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी। मेरे लिए बुढ़ापे तक अकेले मत रहना। उन्होंने पत्र छोड़ा और फूट फूट कर रोने लगीं। रोहन उनके पास घुटनों पर बैठ गया। उन्हें कसकर गले लगा लिया। प्रिया आपसे नफरत नहीं करती। वो चाहती है कि आप खुश रहें। बस हमें ये साबित करने के लिए और समय चाहिए कि ये प्यार शर्मनाक नहीं है। लता जी ने आंसुओं में सिर हिलाया। वो समझ गईं कि अतीत हमेशा उनका हिस्सा रहेगा, लेकिन उनके पास एक दूसरे थे और यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका था। समीर के आने और आंसुओं में चले जाने के 1 महीने बाद छोटा सा घर फिर से अपनी शांत लय में लौट आया। लेकिन इस बार खामोशी शांति नहीं थी। ये एक लंबी परछाई की तरह थी जो हर रात लता जी के मन पर छाई रहती। हर बार जब वो गेट के बाहर एक वाहन की आवाज सुनती तो वो चौंक जाती। हर बार जब वो पूजा घर में प्रिया का पत्र देखती तो उनका दिल दुखता। वो कम खाती, अक्सर अकेले बैठी रहती। उनकी आंखें खाली होती। रोहन जानता था कि वो खुद से लड़ रही थीं, अपराध बोध के कारण नहीं, बल्कि उस बेटे के कारण जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, जो अब उन्हें एक धोखेबाज मानता था। रोहन ज्यादा नहीं बोलता था, बस शाम को उनके साथ रहता। वो खाना बनाता, बर्तन धोता, आंगन साफ करता। हर बार जब वो सिर झुकाती तो वो उनके पास बैठकर बहुत देर तक उनका हाथ पकड़े रहता। बड़े शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस धैर्य की, क्योंकि वो समझता था सच्चा प्यार वादे नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द में लगातार उपस्थिति है।
और फिर एक देर शाम जब वो घर के पीछे गोभी के क्यारियों को पानी दे रही थीं, गली के कोने में फिर से एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा और स्तब्ध रह गईं। वो समीर था। अब उसकी आंखों में लालिमा नहीं थी, न ही गुस्सा या तिरस्कार। समीर के हाथ में संतरे का एक थैला था, वही संतरे जो उन्हें दिल्ली में पसंद थे। मैंने गांव के बाजार से खरीदे हैं माँ, बहुत मीठे हैं माँ, आप चखिए। वो वहीं खड़ी रहीं, विश्वास नहीं कर पा रही थीं। आंसू बह निकले, होंठ कांप रहे थे। समीर, बेटा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? समीर ने संतरे का थैला लकड़ी की मेज पर रखा, अपना सिर खुजलाया और फिर धीरे से सांस छोड़ी। मैं अभी भी आपको पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं, लेकिन मैंने बहन का पत्र बार बार पढ़ा और फिर खुद को देखा। मुझे एहसास हुआ कि अगर बहन जिंदा होती तो वो नहीं चाहती कि मैं हमेशा नफरत पाले रहूं। रोहन घर के अंदर खड़ा था, बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस चुपचाप सुन रहा था। समीर ने अंदर देखकर धीमी आवाज में कहा, रोहन भाई, मैं आपसे बहुत गुस्सा था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मेरा सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर नहीं था कि आप मां से प्यार करते हैं, बल्कि इस बात पर था कि मैंने बहुत कुछ खो दिया और किसी को नहीं बचा सका। मैंने अपना गुस्सा आप पर निकाला क्योंकि मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। रोहन बाहर आया, सिर झुकाकर, मुझे माफ कर दो। समीर ने आगे बढ़कर रोहन के कंधे पर हाथ रखा। अब माफी मत मांगो, मैं पुरानी बातें कुरेदने नहीं आया हूं। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछने आया हूं। अगर प्रिया दीदी जिंदा होती तो क्या तुम दोनों में इस भावना को पूरी जिंदगी छिपाने की हिम्मत होती? दोनों चुप रहे। समीर ने सिर हिलाया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों में बिना किसी डर के जीने की हिम्मत है। लता जी फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका अपना बेटा ही उन्हें अपराध बोध से बाहर निकालने में मदद करेगा। उस शाम तीनों ने एक सादा भोजन किया। कोई शराब नहीं, कोई फूल नहीं, कोई पार्टी नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक राहत थी, जैसे इतने सालों से दिल पर बंधी एक रस्सी खुल गई हो। जाने से पहले समीर ने मुड़कर रोहन और लता जी को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि ये कहानी कहां जाएगी, लेकिन अगर शादी हो तो मुझे बताना मत भूलना। रोहन हंस पड़ा। लता जी ने समीर को देखा। आंसू गिर रहे थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। और पहली बार इतने महीनों के अपराध बोध और संदेह के बीच जीने के बाद उस शाम की धूप पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल लग रही थी। समीर के लौटने के 2 महीने बाद उस छोटे से घर में हलचल थी। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई बड़े मेहमान नहीं, लेकिन उस सुबह लता जी ने एक सफेद साड़ी पहनी थी। बाल करीने से बंधे थे। हाथ में गुलदावदी का एक गुलदस्ता था, जिसे रोहन ने खुद नदी के किनारे से तोड़ा था। रोहन ने एक पुरानी सफेद शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहनी थी। आईने के सामने अजीब तरह से खड़ा था। बार बार अपना कॉलर ठीक कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो उस महिला से शादी करेगा जिसे वो कभी मां कहता था। 1 हफ्ते पहले उन्होंने आसपास के कुछ परिवारों को एक सादा निमंत्रण भेजा था, जिसमें बस कुछ पंक्तियां थीं। हम, रोहन और लता एक छोटा सा समारोह आयोजित करने की अनुमति चाहते हैं, जिसे पति पत्नी का मिलन कहा जा सकता है। कोई धूमधाम नहीं, कोई दहेज नहीं, बस आप सभी की उपस्थिति ही सबसे कीमती चीज होगी। सादर। लता जी ने कई आलोचनात्मक नजरों की उम्मीद की थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। उस सुबह छोटे से गांव के हर व्यक्ति मौजूद थे। बगल की बूढ़ी अम्मा गर्म खीर लेकर आईं। एक बढ़ई ने बांस का मंडप बनाने में मदद की। एक सब्जी बेचने वाली अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर आई और बोली, मुझे नहीं पता कि अतीत में क्या हुआ, लेकिन मैंने देखा है कि आप दोनों ईमानदारी से रहते हैं, और यही काफी है। शादी बांस के मंडप के नीचे हुई, जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छन कर आ रही थी। कोई एमसी नहीं, कोई मंच नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, बस एक सफेद कपड़े पर हाथ से लिखा था, आज हम अपने दिलों के साथ सच में जीना शुरू कर रहे हैं। लता जी आईं, रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया।
उस छोटे से पल में दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में कड़वाहट, पीड़ा और अंत में शांति थी। रोहन ने भावुक होकर कहा, मैं जानता हूं कि हमने कई लोगों को निराश किया है, लेकिन अगर प्यार सच्चा है, अगर इंसान दर्द के बाद फिर से प्यार कर सकता है, तो कृपया हमें दो सामान्य लोगों की तरह जीने दें। किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन कोई गया भी नहीं। वे चुपचाप खड़े देखते रहे और कई लोगों की आंखों में अब कठोरता नहीं बल्कि समझ थी। समारोह के बाद लता जी रोहन के बगल में बरामदे में बैठी चाय पीते हुए धीरे से बोलीं, अगर एक दिन मैं पहले चली जाऊं तो आज का दिन याद रखना। इसलिए नहीं कि मैंने शादी का जोड़ा पहना, बल्कि इसलिए कि आज मैं सच में जी रही थी। रोहन ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब कोई मां या बेटा नहीं है, हम दो लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यही काफी है। प्रिया की तस्वीर के सामने सफेद गुलदाउदी के फूल बदले गए थे। मोमबत्ती की रोशनी एक मौन आशीर्वाद की तरह चमक रही थी उस बेटे की ओर से जो अब नहीं रही, जो कभी उन्हें जोड़ने वाली कड़ी थी और अब दो लोगों को अपने दिलों के साथ जीने का रास्ता दिखा रही थी। जीवन हमेशा समाज द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार नहीं चलता। कुछ प्रेम कहानियां विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेती हैं, जो अस्वीकार्य लगती हैं, लेकिन वे दुनिया के किसी भी वादे से ज्यादा सच्ची होती हैं। लता जी और रोहन दो अलग अलग पीढ़ियों के दो लोग जो एक मृत बेटी के माध्यम से जुड़े हुए थे, अंततः एक दूसरे में एक दुर्लभ शांति का स्थान पाया। वे पीड़ा में जीते थे, भागना चाहते थे, सोचते थे कि एक दूसरे से प्यार करना एक पाप है, लेकिन फिर समय और साहस ने उन्हें समाज की आलोचना के सामने सीधे खड़े होने का विकल्प दिया। उन्होंने अपनी सच्ची भावनाओं को दूसरों द्वारा लगाए गए सही गलत के शब्दों से दफन नहीं होने दिया। उनकी कहानी किसी परी कथा की तरह सुंदर नहीं है। कोई राजकुमार नहीं, कोई सुंदर युवा लड़की नहीं, बस एक जवान आदमी जिसने अपनी पत्नी को खो दिया था और एक बूढ़ी महिला जिसने जीवन में अपना विश्वास खो दिया था। वे पूर्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्यार करना चुना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने खुद को माफ करने की हिम्मत की। उन्हें अपने प्रियजनों से, समीर से, प्रिया के भाई से भी माफी मिली, जो कभी नाराज था लेकिन अंततः समझ गया कि चोट के बाद फिर से प्यार करना सबसे साहसी काम है जो इंसान कर सकता है। लोग बातें कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन केवल वे ही जानते हैं कि उन्होंने कितनी लंबी अकेली रातें बिताई हैं, कितनी बार वे टूटना चाहते थे, कितनी बार वे रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं सके। और फिर जब उन्हें सच में जीने का मौका मिला तो वे बस हर दिन एक दूसरे के साथ एक गर्म भोजन करना चाहते थे, पुरानी छत पर हवा के चलने की आवाज सुनना चाहते थे। ये अब युवाओं का रोमांटिक प्यार नहीं था, बल्कि धैर्य, दया और बीमारी में हाथ पकड़ने, खालीपन में कंधे का सहारा बनने से बना प्यार था। उनकी कहानी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी होगी, लेकिन अंत में केवल उनके दिल ही सही और गलत का फैसला कर सकते थे, और उस दिल ने प्यार करना चुना, चाहे देर से, चाहे गलत मानकों के अनुसार, लेकिन अंत तक सच्चा। कभी कभी सबसे सही प्यार उसके रूप में नहीं, बल्कि लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसमें होता है। खुशी हमेशा सही समय, सही व्यक्ति, सही उम्र में नहीं आती, लेकिन जब ये आती है तो उसे पकड़ने का साहस करो। माफी गलतियों को भूलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को जीने का रास्ता देना है। और अंत में, दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, अपने दिल को सांस लेने की जगह देने के लिए जियो। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।